हे गाइस, वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आपका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अभी आपने देखा ही होगा, सर ने बता ही दिया कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मोस्टली प्रोबेबली अब सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जानी चाहिए और किसी तो इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, स्टडी को मत रोकिए और तैयारी को अच्छे अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में क्वालिफिकेशन है मेरी, देख सकते हैं आप। ठीक है, और नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एन टी पी सी सी बी टी टू 2016 के जो प्रीवियस पेपर है उनको सोल्व करने वाले हैं। जो इनके क्वेश्चन डिटेल में आंसर होंगे, जैसे मान लो मैंने पहले भी बताया, जैसे मान लो अवार्ड्स का क्वेश्चन आ गया तो मैं पूरे अवार्ड बता दूंगा, आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो आसपास की सारी चीज़ें देखते जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि आपको मैथ के लिए और कहीं जाना पड़े, रीजनिंग के लिए और वीडियो देखनी पड़े, जीएस के लिए और वीडियो देखें। और ना केवल ये एनटीपीसी में हेल्प करेंगे, आपकी जो भी एग्जाम जो टीसीएस करवाता है, एसएससी वगैरह जो भी सब एग्जाम पे ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले, हर हेल्प करने वाले ये डाटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दूं मैंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। सारे क्वेश्चन ये 17 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज बोमबाला देवी लाई शर्मा रिप्रेजेंट इंडिया। तो देखो इसमें ये पूछा है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है, अगर किसी को पता है तो बताइए। आर्चरी से संबंधित है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना काफ़ी रिपीट होते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये तो है नहीं कि यार आप सारे स्पोर्ट्स के याद कर लोगे। ठीक है, कि बैडमिंटन से कौन से रिलेटेड है, क्रिकेट से कौन से, सारे प्लेयर तो आप याद नहीं कर सकते भाई। आपका एक एक फेवरेट स्पोर्ट्स हो सकता है क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह, तो उसके तो आपको याद भी होंगे। तो देखो मेरी एडवाइस में मैं ये कहूँगा कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है पेपर देके, तो ये देखा है कि जो भी प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलते हैं ना, उन प्लेयरों को मोस्टली पूछा जाता है। क्योंकि देखो उस साल जैसे 2020 के लिए है। ठीक है, मैं डाटा दिखाता हूँ, मैंने डाटा ऐड किया है। देखो ये प्लेयर है, इनको क्या था, जैसे रोहित शर्मा, विनेश फोगाट के, रानी रामपाल, देखो इनको, इन 5 प्लेयरों को 2020 के लिए लास्ट टाइम किसी राजीव खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। तो देखो ये प्लेयर को क्यों दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ये करंट अफेयर मतलब करंट में थे, अच्छा अच्छा परफॉर्म किया, तो उस टाइम ये बार बार करंट में आ रहे थे। ठीक है, और जब करंट में आए हैं, जब भी इनको अवार्ड दिया गया है, तो जो भी, मेरा कहने का मतलब है, जो भी राजीव खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड है, सिंपली वो तो कम से कम याद रखे कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डाटा मैंने दे दिया है। तो आप देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए 5 प्लेयर को दिया गया था। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से, विनेश फोगाट रेसलिंग से, रानी रामपाल हॉकी के जो कैप्टन है, और मनिका बत्रा। ये आप सारा डाटा एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको पूरा। देखिए ये अर्जुन अवार्ड वाले प्लेयर है, जो 27 प्लेयर को 2020 में किसे अवार्ड मिला था। तो ये एटलीस्ट ये तो याद रखें ये प्लेयर कौन से खेल से रिलेटेड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया लास्ट क्वेश्चन। ये आर्चरी से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो ट्राई करें जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है, इफ साइन प्लस एंड डिवाइड्स एंड द नंबर्स 2 and 4 इंटरचेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक 4 की जगह 2 को कर दे, 2 को जगह 4 पे कर दे, और डिवाइड को किसी प्लस की जगह कर दे, प्लस को डिवाइड पे कर दे। तो हम लिख लेते हैं 2 डिवाइड बाई 4 प्लस, प्लस की जगह यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे डिवाइड हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखो, ये तो बेसिक है। एक तरीका बताऊंगा मैं, जो अगर हार्ड डाटा आता है तो आप दूसरे बच्चों से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसको लिख लेते हैं 4 प्लस में, ये तो देखो कितना आया है। देखो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता, 4 डिवाइड बाई 3 है, तो एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो 6 तो एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता, तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 3। तो ये कितना आ गया, ये 2 और 5 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, 3 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखो डाटा, तो ये कहता है 2 डिवाइड बाई 4 प्लस में 6, तो ये कितना आ रहा है, तो ये 7
7 पॉइंट कुछ आएगा ना, 6.5, तो 1.5 नहीं आएगा, ये भी गलत है। अगला देखो 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 6, तो ये हो गया ना, ये 2 बन गया और यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 8 आंसर आ गया, तो 4 आंसर आ गया। देखो इन क्वेश्चनों में क्या करना है ना, हमेशा क्या करो, ट्राई करो कि डिवाइड पे फोकस रहे, ठीक है। डिवाइड पे फोकस रहे का मतलब क्या है मेरा, कि अगर देखो बड़ा डाटा है, जैसे कि मान लो 17 डिवाइड क्वेश्चन ऐसे डाटा है 51 है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो लगभग चांस है कि गलत होगा, क्योंकि अगर आंसर लगभग इक्वल टू में अगर एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये तो लगभग गलती होगा, क्योंकि क्या होगा कि ये पॉइंटों में आंसर आएगा, जैसे ये आ रहा था पॉइंटों में आ रहा था, तो पहले डिवाइड पे फोकस रखा करो, जैसे मान लो ये 51 डिवाइड बाई 17 है, ठीक है, तो हाँ ये 3 आएगा, तो पहले डिवाइड वाले चेक कर लो, उन पे ज्यादा चांस आपका होता है कि 2-3 ऑप्शन आपके निकल जाए जो कि पॉइंट में आंसर नहीं होते, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, और तो बेसिक ही है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जियो स्पाई सैटेलाइट द गफून 4, ठीक है, तो ये किसकी सैटेलाइट थी गफून 4, ये थी चाइना की, ठीक है, तो ये तो चाइना की सैटेलाइट होगी। अभी किसी और भी मिशन होने वाले हैं, इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है, तो मेरे को आप बताने वाले हैं, इंडिया की मैंने बता दी इसरो स्पेस एजेंसी है, आप कमेंट में बताने वाले हैं रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम सबको पता होगा, क्या नाम नासा है, और चाइना की बताना है, ठीक, और जापान की बताना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इन एजेंसियों के आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखने हैं, ठीक है। मैं बता दूं और क्या, इस इसरो से जो मिशन अभी लॉन्च होने वाले हैं वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, वो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो एक तो मिशन लॉन्च करने वाला है ना इसरो, गगनयान, तो ये पूछ सकता है किस साल लॉन्च होने वाला है, गगनयान 3, नहीं गगनयान है, ठीक है 3 नहीं है, तो 2022 में लॉन्च करने वाला है, ठीक है, और ये किसके लिए मिशन होगा, ये जो मैन्ड इंडिया का जो मैन्ड स्पेस मिशन है ना, ये पहला स्पेस मिशन है, ठीक है, जिसमें इंसान को भेजा जाएगा। और अगर पूछ ले कि जो ये गगनयान जो 2022 वाला मिशन है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उनको कैसे ट्रेनिंग कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है, ठीक है। और कौन सा मिशन आने वाला है जो इंपॉर्टेंट है, एक चंद्रयान, याद रखें, चंद्रयान 2 तो लॉन्च हुआ था शायद 2019 में, 22 जुलाई 2019 में, ठीक है, फर्स्ट आप बताएंगे कौन सा है, थर्ड का वो लॉन्च होने वाला है 2022 में, और ये किसके लिए, ये मून को टच करने के लिए, ठीक है। और कौन सा लॉन्च होना है, एक शुक्रयान, याद रखें, शुक्रयान फर्स्ट, ये कब लॉन्च होना है, 2024 में, और किसके लिए, वेनस की स्टडी के लिए, अगर डिटेल में बोले तो वेनस की एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए, ठीक है। और कौन सा मिशन लॉन्च होने वाला है जो पेपर में आ सकता है, पूछ सकता है मतलब, मंगलयान 2, ये कब होगा, 2024 में, और ये किसके लिए है, ये इंडिया का सेकंड मार्स मिशन है। देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया का सेकंड मार्स मिशन का नाम क्या है, तो मंगलयान 2, अगर ये मंगलयान, ये भी पूछ सकता है मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा, 2024 में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए, आदित्य L1, ये मिशन कब लॉन्च हो रहा है, किसके लिए है, 2022 में, सन की स्टडी के लिए, ठीक है। तो चलो बस इतना बहुत है, एटलीस्ट इतना तो याद रखें, और ये कमेंट में जरूर करना है, ठीक है, रशिया, जापान और चाइना की स्पेस एजेंसी के नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, with which IIT did the Indian Railway sign a MOU in December 2050 for setting up centers for the railway research, ठीक है, तो ये किसके साथ, 2015 का करंट का टॉपिक है, ठीक है, IIT ने किसके साथ ये किसी MOU साइन किया था, ठीक है, तो ये IIT उस टाइम किस किस के साथ किया था, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT रुड़की, ठीक है। आप मेरे को बताने वाले हो कि IIT रुड़की कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो इनके साथ किसी रेलवे ने 2015 में दिसंबर में
रेलवेज रिसर्च का किसी एमओयू साइन किया था। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखो इस सिर्फ ऑप्शन में मंडी नहीं है, इसके साथ नहीं, दिल्ली के साथ नहीं किया था, इंदौर के नहीं साथ है, तो इनमें से सिर्फ एक ही किस आएगा आंसर, आईआईटी मद्रास। देखो आईआईटी के साथ कुछ और भी याद रहना चाहिए, अभी जो रिसेंट में जो चीजें हुई हैं आईआईटी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये याद रखो जो कैसे क्वारंटाइन एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की है, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। और एक ये पूछ सकता है जीवन वयोग डिवाइस है वो किसने डेवलप्ड किया है, आईआईटी रोपड़ ने। ये क्या है वैसे जीवन वयोग, ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस जनरेट करने के लिए जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है वो डिवाइस है, ठीक है। और आईआईटी मंडी ने एक चीज लॉन्च की थी अभी, लक्ष्मण रेखा ऐप। किसके लिए था, ये इसलिए लॉन्च की थी टू मॉनिटर कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट एट क्वारंटाइन, मतलब जो पेशेंट कैसे क्वारंटाइन है जो कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए, ठीक है, उनको मॉनिटर करने के लिए। वो किसने लॉन्च की थी, लक्ष्मण रेखा ऐप, आईआईटी मंडी ने। चलो ठीक है, इतना ही काफी आईआईटी से। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में यहूदियों का धार्मिक पाठ कौन सा है, एक सेकेंड सॉरी, तो ये क्वेश्चन करो, नहीं एक सेकेंड रुकना, ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज, यहूदियों का धार्मिक पाठ कौन सा है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, धम्मपद है, ये तो आपको पता ही होगा, किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और त्रिपिटका भी किससे रिलेटेड है, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और जो तोराह है ये किसका है, धार्मिक पाठ किसका है, यहूदियों का है, यहूदियों मतलब ज्यूज का है। और ये बताओ किसी ज्यूज कहाँ पे सबसे ज्यादा, कौन सी कंट्री में मेनली फॉलो करते हैं ये रिलीजन, इजराइल में, ठीक है। और मेरे को बताना, आपको बताना है इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर आप, कई बच्चे सर्च भी नहीं करेंगे इसको, हिब्रू, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर आप ये बताने वाले हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार हर मतलब किसी हर सेट मतलब पेपर में मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में, इजराइल की जो पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है 3 पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट है, एक तो जापान की, एक रसिया की, और अपनी किसी पड़ोसी देशों की तो पता ही है। तो ये सारी आप बताने वाले हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एकदम डिटेल में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियाज मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MST वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट द सोशल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, MEST कहाँ पे है, ये सिंपल सा याद रखो, उदयपुर में है, ठीक है ये टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन देखो, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज ELDNI, हाउ इज फैशन कोडेड है, ठीक है। डिकोडिंग और कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो ना, किसी और मैथ और रीजनिंग तो कितना आसान आ रहा है, ठीक है। सारा फोकस देखो, पिछले एग्जाम की बात करें तो देखो बहुत ज्यादा करंट अफेयर पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो आप एटलीस्ट अपनी करंट अफेयर बहुत अच्छी रखिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ और रीजनिंग भी नहीं करना, कोई पता नहीं है तो कोई भी इतनी शिफ्ट होती है, कोई किसी की शिफ्ट में मैथ भी आड़ा सकता है, रीजनिंग भी आड़ा सकता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो अभी क्या करिए, जो वीक टॉपिक है, मान लो आपका रीजनिंग का कोई वीक टॉपिक है, आप मान लो कैलेंडर वीक टॉपिक आपका, मेनली यही टॉपिक वीक होते हैं, कैलेंडर हो गया आपका, और क्या हो गया, ब्लड रिलेशन कईयों का वीक होता है, तो सिलोंजम वीक होता है। तो ये टॉपिक आप अभी से अच्छे कर ले, डेट ना आए इससे, ठीक है। उस टाइम कई टॉपिक आपके छूट जाते हैं जो वीक टॉपिक है, जैसे ऐसे ही मैथ का कोई अगर वीक टॉपिक है, मान लो एचसीएफ एलसीएम का मैंने देखा है, जितना एनटीपीसी के मैंने पेपर देखे हैं उसमें एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं। देखो सीजीएल वगैरह में फिर भी कम आते हैं एचसीएफ एलसीएम के, पर मैंने यहाँ पे देखे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत आता है, नंबर सिस्टम आप अपना अच्छा रखें, ठीक है। नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये क्या रखा है, किंडल को क्या लिख रखा है इन्होंने, ELDN। तो ये देख रहे हो अपोजिट जा रहा है, कैसे, ऐसे भी तो बन रहा है ELDNIK, तो ऐसे उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा NINOIHSAF, ठीक है। तो डी आंसर होगा ना, NOIHSF, हाँ DN, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें यार, ठीक है, जल्दी लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द 2015 सेंचुरी लीजेंडरी अवार्ड, ठीक है। तो ये बताना 2015 में जो सेंचुरी लीजेंड अवार्ड था ये किसको मिला था। देखो उस टाइम किसको मिला था, अशोक कुमार को मिला था, पर ये काफी पुराना करंट अफेयर हो गया, तो इसके नया डाटा देख लो। जो ये सेंचुरी लीजेंड अवार्ड जो 2020 के लिए जो मिला है, जो इंडिया की पर्सन है, किनको मिला है, ऐश्वर्या श्रीधर, इनको मिला है। ये सिर्फ 23 साल की हैं, ठीक है। और किस फील्ड में मिला है इनको, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है, इस फील्ड में मिला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, देखो अभी एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे थे, एचसीएफ एलसीएम का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी क्या कह रहा था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 3026 एंड देयर एलसीएम इज 89, द एचसीएफ इज, जल्दी से खुद सोल्व करिए, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिए, तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो हो गया वो आंसर, ठीक है। तो क्या देख रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है 3026, और किसी एलसीएम क्या दे रखा है 89। अरे ये आपको पता ही होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। देखो अगर वैसे भी देखा जाए, देखो मान लो 12 है और 16 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम इनका। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा, तो छोटा सा कोई एग्जांपल ले लिया करो। ये तो मैंने बड़ा ले लिया एग्जांपल, जैसे मान ले अगर आपको 4 और 8 ले लिया, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या था, ठीक है। तो वैसे करके देख लो कि एलसीएम और एचसीएफ छोटे नंबरों से फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो इनसे अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो 4 और 8 का क्या है, एचसीएफ कितना है 4 होगा, एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, वो ये जो प्रोडक्ट 4 × 8 का प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही अगर ये बड़ा नंबर लेके देखे 12 और 16, इनका क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 4, और एलसीएम कितना हो जाएगा 48, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आएगा 160 और 192, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 16, और किसी आ जाएगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 192, ठीक है। तो ये होता है, ध्यान रखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो एलसीएम में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम दे रखा है
एचसीएफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 0 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा ना। जैसे एक्स की भाई यूनिट डिजिट मान लो, ऑप्शन से देख लो 3 है, तो 3 लोगे तो ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है ना 7 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो हाँ 34 आ जाएगा यहाँ पे। और देख लो यहाँ 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, 9 से करोगे तो 1 आएगा। यूनिट डिजिट से देख लो, दोनों कुछ भी चीज यूज कर सकते हो। पहले होता है देखो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का होता है, पहले तो लैंग्वेज को समझो। अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन है तो उसको पहले सोल्व करने का तरीका है, पहले उसकी लैंग्वेज समझो, ठीक है। फिर आप अपना जो टीचर आपको करवाए हैं, जहाँ पे आपने नोट्स बना रखे, वो कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। फिर आता है चीज आपको कैलकुलेशन। अगर ये तीनों चीज आपके पास होंगी, कि लैंग्वेज पे भी कंट्रोल होगा, कि आप क्वेश्चन को जल्दी समझ सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे और आपको कैलकुलेशन आते होंगे, आज के टाइम में ये तीनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज कैसे होगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी लैंग्वेज आएगी। कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। कैलकुलेशन के लिए देखो, टेबल वगैरह याद होने चाहिए, स्क्वेयर्स याद होने चाहिए, उन चीज़ों से आपकी कैलकुलेशन चाहिए। और ये इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो कैलकुलेशन करते वक्त, यूनिट डिजिट पे ध्यान रखो एक तो, और एक डिजिटल सम पे याद रखो ध्यान, ठीक है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 आंसर आ जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चूज द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, ठीक है। इनमें से ओड बताना है, इनमें से अलग जो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बैट होता है वो हमारा क्या होता है, मैमल्स होते हैं और सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बैट क्या हो जाएगा, जो चमगादड़ है वो क्या होता है, सस्तन, मतलब मैमल्स। तो मैमल्स बैट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ओड में क्या आ जाएगा, बैट। ये क्वेश्चन देखो, मिस्टर राजेश बाई ए टॉय फॉर 27.5 एंड एड सेल्स इट फॉर फाइंड द गेन परसेंटेज। जल्दी से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब मैथ तो इतना उस साल इतना आसान आया था, आगे भी देखेंगे, क्या पता एक दो शिफ्ट में हार्ड आया हो, पर ये उम्मीद मत करो कि हर बार ये आसान आए। अच्छा आ सकता है मैथ, जरूरी नहीं है। कंपटीशन बढ़ता है तो पेपर का लेवल भी बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है उस टाइम के। पर हाँ ये है, करंट अफेयर काफ़ी आ रखी है, करंट अफेयर इस साल भी आती है, क्योंकि एसएससी जब से आई है, टीसीएस जब से आई है, करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा डालती है। जो बच्चे देते होंगे एसएससी वगैरह के, तो उनको पता ही होगा कि करंट अफेयर आजकल कितनी महत्व हो गए। तो अपनी करंट अफेयर अच्छा रखें, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल लूसेंट से काम नहीं चलता, लूसेंट से चलो कर लिया होगा, ठीक है। आंसर देखते हैं, 27 कितने का, सीपी कितने देगा, 22 सीपी कितने है, मतलब कितने में खरीदता है, 27.50, बेचता कितने में, 28.60, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस इसका, 1 सेकेंड रुकिए, तो गेन कितना हो जाएगा 1.10, भाई 50 पैसे ये और किसी 60 पैसे ये, तो 1 रुपये 10 पैसे, ठीक है। 1.10 आ गया। सीपी पे ही निकालते हैं प्रॉफिट, गुना में 100, कैलकुलेशन कर लो इसकी, तो 0 पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ये 1 पे, और ये कितने पे गया, 25 पे, और 25 चौके 100, आंसर क्या आ गया, 4% आंसर आ गया, ठीक है। मैथ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, ट्राई करो जल्दी से एक बार। ठीक है, हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस साइड पहले फर्स्ट इसको देखते हैं, 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, किसकी सीरीज चल रही है ये, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जिनके दो फैक्टर हो, क्या, एक तो खुद, जैसे 3 है, और एक उसका 1, ठीक है। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, और 13 के बाद ऐसे ये भी 3, 5, 7, 11 अगली सीरीज में चल रहा है 13, और 13 से अगला कौन सा जाएगा 17, तो ये आ जाएगा आंसर 3rd।
अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, जीएस का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, तो इस बारे में देखते हैं पहले। ये अभिनव भारत सोसाइटी थी, इसको डिटेल में देखते हैं। ये किन के द्वारा बनाई गई थी, एक इनमें कौन कौन से थे। एक विनायक दामोदर सावरकर, फर्स्ट पर्सन ये हो गया। सेकंड कौन से थे, जो इन्हीं के ब्रदर थे, हिज ब्रदर गणेश। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनमें से अगर देखो, इसमें तो दे रखा है विनायक सावरकर, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइम ये भी दे सकता है कि सिर्फ इनके ब्रदर का नाम दे दे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, गणेश। ठीक है, और इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो किसी सोसाइटी थी, ये कब बनी थी, 1904 में। ठीक है, कहाँ पर, नासिक के अंदर। ठीक है, और नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको बताना है कि नासिक से एक फेमस नदी बहती है साउथ में, उस नदी का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेट करो यार, यही चीज होती है जो आपको मतलब अलग करती है, कि आपको कुछ भी आ रहा है अवेयर होना चाहिए कि भाई नासिक आ रहा है तो उससे रिलेटेड मैं क्या याद कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 1904 में नासिक में, महाराष्ट्र में ये सोसाइटी बनी थी। अगर इसका पूछ ले पुराना नाम कौन सा था, तो क्या था, मित्र मेला, जो कब बनी थी, 1899। ठीक है, और इसने कुछ काम किए थे इस सोसाइटी ने। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, मेनली दो जो फेमस ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको मारा था। एक तो कौन थे, कर्जन। ठीक है, इनको किसने मारा था बताइए, मदन लाल ढींगरा ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछ लेते हैं, कर्जन को किसने मारा था। ठीक है, और जैक्सन को किसने मारा था, कार्नेगल। ठीक है, और 1952 में इस सोसाइटी को भंग कर दिया गया था, मतलब डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है, इतना काफी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, और आज इतना ही रखते हैं। और आपको जाने से पहले मैं बता दूंगा, अगर किसी को लास्ट में कह रहे थे कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, पूरा आपको ये मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप कर दे इन नंबरों पे, +91 7988 145 775। ठीक है, कॉल मत करिए प्लीज, सिर्फ मैसेज कर दीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो भी मैसेज कर सकता है कि किस सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं, किससे टैकल करूं, या कोई कैरियर वाइज किसी एसएससी वगैरह का अगर मान लो कोई दे रहा है, टायर 2 दे रहा है, तो वो भी पूछ सकता है कोई क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ रहा है। क्योंकि मेरे को इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, 4 साल हो गए करीबन इस फील्ड में मैं पेपर देते हुए, तो मेरे को पता होगा थोड़ा बहुत। आप तो मेरे से पूछ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको किसी एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है me_ANKUR यादव। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जाने से पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर बड़े बड़े एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, और इस संडे को मेगा कॉम्पैक्ट आ रहा है सीएससी यूपीएससी के लिए, यहाँ जिसमें आप जीत सकते हैं 6 करोड़ से भी ज़्यादा वर्थ वाले इनाम। और तो इनरोल करना ना भूलें। इनरोल करने के लिए भूलना ना, हमारा कोड यूज करें, उमंग स्टडी। ठीक है, पर ध्यान रखें उमंग स्टडी में स्पेस नहीं है। तो थैंक यू गाइस।